ये जो विज्ञान के क्रम में प्रकाश है, हम प्रकाश को देखते हैं, लेकिन जो ये प्रकाश होते हैं ये एक प्रकार से असंख्य किरण पुंजों के समूह होते हैं। एक असंख्य किरण पुंजों के समूह होते हैं। अगर हम इन्हें एक पतले छिद्र से ऐसे ही जलते हुए देखें तो इस प्रकार जब हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, जहां पर ये हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस पे ऐसे मालूम होता है ना जाने कितने प्रकाश पुंज यहाँ पर प्रकाश की किरणें हैं जो एक समांतर दिशा में चल रही हैं। तो यहाँ पर एक गुण दिया गया है कि जो प्रकाश होता है वो एक सरल रेखा में ही गमन करता है, अर्थात जो हमारा प्रकाश है वह एक सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है। हम इसे अपने घरों में रहकर भी समझ सकते हैं। जब हमारा बल्ब या हमारा प्रकाश स्रोत हमारे सामने होता है तभी हम उसे देख पाते हैं या उसका प्रकाश हम तक पहुंच पाता है। लेकिन जब हम इस स्थिति में आते हैं कि हमारे उस प्रकाश स्रोत और हमारे बीच में कोई ऐसी दीवार आ जाती है या ऐसी कोई रुकावट आ जाती है तो वो प्रकाश स्रोत हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता। ऐसे ही हम अपने घरों में रहते हुए देखते हैं कि जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश किरणों से भर देती हैं, लेकिन वो घर में हमारे अंदर नहीं आ पाती क्योंकि ऊपर छत होती है और इस प्रकार प्रकाश किरणें सीधे क्रम चलने के क्रम में वो घूम कर नहीं आ पाती है। लेकिन यही प्रकाश जो हमारे दरवाजे के सामने हमें दिखता है तो उसकी प्रकाश किरणें हमारे घरों के सामने तक आ जाती है। कि प्रकाश यहाँ देखो, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। कह रहा क्या हम प्रकाश के पथ को परिवर्तित कर सकते हैं? कहा हाँ, इसको परिवर्तित करने के लिए हमें इसके वैज्ञानिक गुणों का सहारा लेना पड़ता है। हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश किसी पालिश किए हो या चमकदार पर पड़ता है तो क्या होता है, हम भाई बहनों ने कभी मिलकर खेल खेला होगा कि जब हमारा भाई या हम बाहर धूप में खड़े होते हैं और हमारे पास कोई ऐसा साधन होता है, हाथ में दर्पण होता है या हमारी घड़ी की चिकनी प्लेट होती है या ऐसा कुछ होता है, तो हम उसकी रोशनी को अपने घर के अंदर भी घर की रोशनी के अंदर भी उसकी छाया को देख सकते हैं। जब वो प्रकाश पर पड़ने के फलस्वरूप, प्रकाश उस हमारी वस्तु पर पड़ने के फलस्वरूप अपना मार्ग बदल लेता है। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने का एक माध्यम होता है कि उसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए, चाहे वो हमारे घर में स्टील की प्लेट हो या हमारे घर की थाली हो या हमारे घर में चेहरा देखने वाला शीशा हो। अगर हम इन पर प्रकाश की किरणें डालते हैं या पड़ती हैं तो जिस क्रम में हम अपने दर्पण को या अपनी थाली को या अपने उस चिकनी सतह को जिस क्रम से उसे हम घुमाएंगे, उसी क्रम से वो इन प्रकाश किरणों का पुंज हम परावर्तित होकर किसी एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा। इस प्रकार हमने पढ़ा कि जल होता है, हमने जल के पृष्ठ से भी परावर्तन देखा है। जल के पृष्ठ से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। जो हमारे जलीय पृष्ठ होते हैं उन जलीय पृष्ठों से भी प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रकाश का परावर्तन है। हम इसे अपने घरों में या किसी चिकनी सतह पर प्रकाश पड़ते हुए देखते हैं
उसकी एक दूसरी परछाई हमें उसके विपरीत दिशा में दिखाई पड़ती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। इस प्रकार जल में वस्तुओं का परावर्तन, देखो जल के किनारे ये जो पेड़ लगे हुए हैं, इन पेड़ों को हम इस जल में परछाई के रूप में देख लेते हैं। आखिर ये परछाई क्या है? ये परावर्तन का ही स्वरूप है। हम कुएं में झांकते हैं तो कुएं में हमें अपनी परछाई दिखती है, यह भी परावर्तन का ही एक उदाहरण है। लेकिन यहाँ देखो, ये बच्चों ने जो देखना शुरू किया, ये टेढ़ी नली है, तो टेढ़ी नली से इसे इस मोमबत्ती का प्रकाश नहीं दिखेगा, जबकि सीधी नली के द्वारा इसे मोमबत्ती का प्रकाश दिख जाता है। और इस प्रकार हम अपने जीवन में इन प्रकाश के परावर्तनों का प्रयोग हम पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ टार्च जलाई गई है और टार्च जलाने के बाद झिर्रियों के द्वारा फिर यहाँ एक दर्पण रखते हुए प्रकाश की किरणों को इस दिशा में परावर्तित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हम अपने घरों में भी इस प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हैं, और यही प्रकाश का परावर्तन हमारे जीवन में और विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब हम इस दर्पण को लाते हैं तो हम प्रकाश का परावर्तन देख लेते हैं। आगे हम यहाँ करते हैं कि जब ये प्रकाश की किरणें या जलती हुई मोमबत्ती जब दर्पण के पीछे रख देते हैं तो हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे हम लोगों ने अपने घरों के दर्पण में या शीशे में हम अपना एक प्रकाश, अपना एक चेहरा देख लेते हैं। ये चेहरा क्या है? ये चेहरे का देखना ही परावर्तन है, और इस परावर्तन के फलस्वरूप हम अपने चेहरे को दर्पण के पीछे बने हुए भाग में अनुभव करते हैं या देख लेते हैं। इस प्रकार परावर्तन की प्रक्रियाओं का प्रयोग करके हम अपने प्रतिबिंब या छाया को देख सकते हैं, चाहे वो प्रतिबिंब या छाया सीधा हो या उल्टा। इस प्रकार हम अभी पढ़ेंगे कि जो दर्पण है, वैज्ञानिक युग में दर्पण बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास समतल दर्पण है, हमारे पास उत्तल दर्पण है, और हमारे पास अवतल दर्पण है। इस प्रकार के मूलतः दो दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में दो होता है, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अब यहाँ इस समतल दर्पण में एक जलती हुई मोमबत्ती को उसके चित्र के अनुसार देखा गया है। जैसे हम यहाँ पर इस मोमबत्ती को जलाकर रख देते हैं तो हमें ऐसे प्रतीत होता है कि हमारे दर्पण के पीछे एक मोमबत्ती जल रही है, अर्थात इस एक पहली मोमबत्ती की छाया हमें दर्पण में दिखाई देती है। एक समान चित्रण भी हमें दिखाई देता है। अब दर्पण के साथ हम इस प्रकार के क्रियाकलापों का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये चेस बोर्ड है, इसे भी हम इस क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इस प्रकार अपने प्रतिबिंब समतल दर्पण से प्रतिबिंब को दर्पण के पीछे देखते हैं, और जितनी दूरी तक हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, हमें दर्पण के पीछे भी उतनी दूरी तक प्रतिबिंब का आभास होता है। कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे भी उतनी ही दूर पर होता है कि जितना कि दर्पण से
हमारे मूल वस्तु की दूरी होती है। अब ये दक्षिण या वाम हम अपना चेहरा देखते हैं अपने दर्पण में, तो हम अपना दायां या बायां कैसे देखते हैं? अगर हम इसी क्रम में अपने दर्पण में देखें तो दर्पण का दायां या बायां, हमारा दायां भाग उस दर्पण में बाएं बनता है और हमारा बायां भाग दर्पण के दाएं भाग में बनता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, ये जो हमारा विशेष अंतर होता है, ये हमारा दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण का दाहिना भाग है और ये दर्पण का बायां भाग है। लेकिन ये हमारा दायां भाग इस दर्पण के बाएं भाग में है और हमारा ये बायां हाथ दर्पण में दाहिने भाग की तरह है। इस प्रकार हम यहाँ क्या देखते हैं कि जब दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो ये हमें हमेशा उल्टा दिखाई देता है, दायां बाईं ओर और बायां दाईं ओर। और हमने देखा होगा कि जो हमारे सड़कों पर एम्बुलेंस चलती है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, और जब ये एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है तो सामने वाले या आगे चलने वाली गाड़ी को हमारा ये एम्बुलेंस का अक्षर उन्हें सीधा दिखाई पड़ता है। कि जब हम आगे चलने वाले स्कूटर या कार पर हमारे इस उल्टे लिखे हुए एम्बुलेंस की छाया पड़ती है तो उन्हें यहाँ उल्टे के उल्टा है ये, इसका जब उल्टा दिखेगा तो उनको सीधे क्रम में एम्बुलेंस दिखाई पड़ता है और फिर वे इस एम्बुलेंस को चलते हुए रास्ता देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब हम यहाँ समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने गोला देखा होगा, जैसे हम गोलीय दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये हमारा एक गोला है। इस गोले को जब हम देखते हैं, इसको जब हम बीच से काट दें, माना कि यहाँ इसको हम बीच से काट देते हैं, इसके दो भाग हो जाएंगे, एक भाग ये और एक भाग ये, दो भाग हो जाएंगे। तो ऐसे गोले से बने हुए दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और जब हम अपने घरों में जो हमारे यहाँ ग्लास है या घरों में स्टील के नए गिलास हैं या प्लेट हैं या कटोरी हैं जिनका आधार गोलीय है, तो हम उस पर अपना चेहरा देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ जैसे चम्मच में दिखाया गया है, नए चम्मच में हम इस तरफ से अपना चेहरा देखते हैं और ठीक इसके विपरीत घुमाकर भी अपना चेहरा देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, जब हम अपना चेहरा देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देता है। जब आप चम्मच की दूरी बढ़ाएंगे तो आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख लेंगे। इस प्रकार हम अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं। इस प्रकार हमारे पास बेटे विज्ञान में दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक दर्पण ये है और दूसरा ये है। ये दोनों इसी गोलीय दर्पण के काटने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इसका एक ये धंसा हुआ भाग होता है और ये जो इसमें लाइन खींची गई है, इस पर कलर किया जाता है या कलई की जाती है। परावर्तक सतह बनाने के लिए इन पर कलई की जाती है। तो यहाँ देखो उभरे हुए भाग पर कलई की गई है और यहाँ पर देखो अंदर धंसे हुए भाग की ओर कलई की गई है। ये अगर अंदर कलई की गई है तो ये उत्तल दर्पण बनता है, और अगर बाहर कलई की गई है और हमारा ये दबा हुआ भाग स्पष्ट है तो इसे हम
अवतल दर्पण करते हैं। अगर गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल कहते हैं, यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो हम इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल अर्थात इस धंसे हुए भाग को हम अवतल कहते हैं और उठे हुए भाग को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस क्रम में हम अपने इस पाठ को पढ़ लेते हैं और ध्यान देते हैं। हम यहाँ ये देखते हैं कि जो हमारी ये परावर्तक सतहें होती हैं या जो परावर्तक तल होते हैं, हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। 757304190। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि हमारे लिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के रूप में जो ये कार्य करते हैं, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ गेंद को या घरों में रखे हुए नींबू को हम काट कर देख सकते हैं। इसका ये जो उभरा हुआ भाग है ये उत्तल पृष्ठ होता है और ये जो धंसा हुआ भाग होता है इसे हम अवतल पृष्ठ कहते हैं। तो अगर ये धंसे हुए भाग में कलई करके इसे बनाया जाता है तो ये भाग पर चित्र देखा जाता है कि उत्तल दर्पण होता है, और जब उभरे भाग पर कलई करने के बाद इस धंसे हुए भाग से देखा जाता है तो हम इसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम यहाँ पर इन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए हम पढ़ते हैं। करा यहाँ पर जब हमारे पास एक अवतल दर्पण होता है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है सूर्य की ओर रखकर पकड़ लेते हैं और फिर दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जब तक कि इस पर आपको प्रतिबिंब दिखाई ना दे। जैसे ये कागज पर प्रतिबिंब को स्पष्ट दिया गया है, एक स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए, और जब कागज की शीट को कुछ समय लिए स्थिर रख देते हैं, क्या होता है, कागज जलना प्रारंभ कर देता है या नहीं, ऐसा हम देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण के द्वारा इस कागज पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखें, समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जब हम प्रतिबिंब को एक पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जब हम उसे एक पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते तो वह एक आभासी प्रतिबिंब होता है। अब हम अवतल दर्पण के द्वारा मोमबत्ती के प्रतिबिंब को भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमें मोमबत्ती को स्थिर करना पड़ेगा और फिर
अवतल दर्पण की सहायता से हम उसे घुमा घुमा कर व्यवस्थित करते हुए उस अपने बोर्ड पर इस मोमबत्ती की लौ का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम उस समय तक समायोजित करेंगे जब तक हमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्राप्त ना हो जाए। जैसे हमारे इस चित्र में ये प्रतिबिंब अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एकदम उपयुक्त प्रतिबिंब हमें मिल गया है। इस प्रकार हम अपने इस जो हमारा ये अवतल दर्पण है इसको सरकाते हुए स्थान परिवर्तन करते हुए प्राप्त कर लेते हैं। और इसी प्रकार हमें यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। यह वस्तुओं की दूरी पर निर्भर करता है। जो हमारे वस्तुओं की दूरी है उन पर यह निर्भर करता है कि हमारे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा। हमने देखा है कि जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो हमारे नाक, कान और गले का निरीक्षण करते समय हमारे मुंह में टार्च जलाकर या किसी ऐसे लेंस के द्वारा अंदर देखने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में हमें ध्यान देना है कि उस क्रम में जब वो देखते हैं तो वे हमारे लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारे दांत और वहाँ के जो भाग होते हैं उन्हें सामान्य से बड़े दिखाई देते हैं। हमारे पास जो कार, टार्च, स्कूटर के हेडलाइट, अग्रदीप जो कहते हैं, हेडलाइट जो होती हैं उनके परावर्तक पृष्ठ की भी आकृति अवतल होती है। ये जो हमारी परावर्तक तल है, जो यहाँ इसको हम प्लेट कहते हैं या कप कहते हैं, यह अवतल के रूप में प्राप्त होती है। और अब हम उत्तल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा अब हम जो प्रतिबिंब बनाते हैं वही प्रश्न फिर है, क्या हम इन प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से वास्तविक प्रतिबिंब पाएंगे या ऐसा नहीं होगा। चलिए यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए समझते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा किसी बिंब की किसी भी दूरी के लिए हम क्या वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं या बड़े आकार का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ये दर्पण जो हमारे कार, बस, मोटर, ट्रक, इसमें जो हमारा साइड मिरर होता है वहां पर उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। हमारे घरों में बाइक होगी या हमने पास में चलती हुई कार, बस, ट्रक को देखा होगा, जो ड्राइवर की साइड में शीशे लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकते हैं, इसलिए हमारे ये पार्श्व पृष्ठों को साइड मिरर में उत्तल दर्पणों का ही प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारे चालक होते हैं जिनको हम ड्राइवर कहते हैं, वे अपने पीछे आने वाले बहुत दूर तक के वाहनों को आसानी से देखने में सक्षम हो जाते हैं। अब हमने यहाँ तक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा। इसके बाद अब हम
लेंसों द्वारा जो बने प्रतिबिंब हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, इसके बारे में अब हम कल अध्ययन करेंगे।